रिया ने सनी से लगभग वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली जो कुछ आर्यन के साथ उस कमरे में हुआ था। रिया को अपने भाई पर बहुत दया आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेचारे आर्यन के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। पहले तो उसकी ट्यूशन टीचर ने उसे इतना परेशान किया, और अब ये सब। उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि वो कितनी लकी थी। आज तक रिया के साथ ना तो किसी ने ऐसा बर्ताव किया था, और ना किसी ने उसे इस तरह से ह्यूमिलिएट किया था। अगर उसके भाई को बचाने का रास्ता डॉक्टर अमृता से होकर निकलता है, तो उसे अभी जाकर सबको सब कुछ बता देना चाहिए कि उसकी मम्मा अनिका ही डॉक्टर अमृता है। रिया ने बेडरूम में से झांक कर देखा तो अनिका लैपटॉप में बड़े टेंशन में कुछ काम कर रही थी। रिया को अमृता की वो बात याद आई। उसने कहा था कि वो रोहन की दादी का इलाज सिर्फ इसीलिए नहीं करना चाहती क्योंकि बड़े खानदानों के कई राज होते हैं और हमें ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए। अनिका ने बहुत पहले रिया को कसम दे रखी थी कि वो किसी से कभी कभी नहीं कहेगी कि उसकी माँ ही डॉक्टर अमृता है। मगर रिया को अपने भाई को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। उसने जल्दी ही गेम में एग्जिट ले ली और अपने फ़ोन में आर्यन को मैसेज करने लगी। रिया ने आर्यन को मैसेज पर लिखा, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ। ये मैसेज पढ़कर आर्यन सोच में पड़ गया। उसने रिया का मैसेज में लिखा, क्या है वो सीक्रेट? रिया ने आर्यन को बताया, सनी चाचू ने कहा कि डैड डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम जानते हो डॉक्टर अमृता कौन है? मैसेज देखकर आर्यन एक सेकंड में सोच में पड़ गया। अभी वो कुछ सोचे या रिएक्ट करे उससे पहले ही रिया का दूसरा मैसेज पढ़ा। डॉक्टर अमृता और कोई नहीं बल्कि मेरी मम्मा है। ये मैसेज पढ़ते ही आर्यन को वो बात याद आई जब लिफ्ट में ऊपर आते वक्त होटल लॉबी में एक मेडिकल इमरजेंसी आई थी और अनिका ने आर्यन को कहा था कि तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आती हूँ। उसे यकीन हो गया कि अनिका उस आदमी का इलाज करने के लिए रुकी थी। आर्यन के उदास चेहरे पर अचानक स्माइल आ गई। उसे अपनी मॉम के लिए प्राउड फील होने लगा। तभी आर्यन का मोबाइल फिर से बजा। इस बार रिया ने एक वॉइस नोट भेजा था। वॉइस नोट में ये कहा था, मम्मा कह रही थी कि डैड एक बहुत पावरफुल आदमी है और उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो उनकी दादी का इलाज करेंगी तो वो लोग कहीं ना कहीं फैमिली डिस्प्यूट डिस्प्यूट में मम्मा को भी घसीट लेंगे, जो उनके और मेरे लिए ठीक नहीं होगा। आर्यन ने रिया का मैसेज टाइप करके पूछा, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? यही सवाल रिया के मन में भी चल रहा था। वो अपनी स्वीट की बालकनी में आई और आसमान की तरफ देखकर सोचने लगी। वो ऐसा क्या कर सकती है कि उसकी मम्मा जाकर डैड की दादी का इलाज करे? तभी आर्यन ने रिया को फोन पर मैसेज किया, मेरे पास एक आइडिया है। आर्यन ने आगे जो मैसेज भेजा था वो पढ़कर रिया सरप्राइज हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लो कॉन्फिडेंट लड़के को वो कुछ दिन पहले मिली थी, वो अचानक इतना तेज कैसे हो गया था। रिया आर्यन के साथ चैट करते हुए जोर से बोल पड़ी, दैट्स लाइक माई ब्रदर। ये बोलते ही रिया को रियलाइज हुआ कि वो बहुत लाउड थी और शायद उसकी आवाज अनिका ने सुन ली। रिया ने फिर धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला और अंदर झांक कर देखा। अमृता अभी भी लैपटॉप स्क्रीन में ध्यान से कुछ देख रही थी। रिया ने चैन की सांस ली और आर्यन से फिर से चैट करने लगी। अभी दरअसल अंदर अनिका राजलक्ष्मी की मदद से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की सिक्योरिटी सर्वर को हैक करने की कोशिश कर रही थी। अनिका नहीं चाहती थी कि रोहित को इस बात का पता चले कि सुबह कॉरिडोर में जिस लड़की ने उस आदमी का इलाज करके उसकी जान बचाई थी वो खुद अनिका थी। ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बाद लाइफ केयर हॉस्पिटल में जब रोहित ने अनिका और प्रीति को कैबिन में एक साथ देख लिया था, उसे थोड़ा बहुत शक हो ही गया था कि शायद अनिका ही डॉक्टर अमृता थी। लेकिन अब अगर उसने अनिका को किसी पेशेंट को ऐसे ट्रीट करते हुए देख लिया तो हो सकता है कि उसका शक शक यकीन में बदल सक जाए। राजलक्ष्मी अनिका को फोन पर कुछ बातें समझा रही थी। देखो मैडम, मैंने आज तक ऐसा काम कभी नहीं किया, सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ। ये हैकिंग वगैरह मैंने अपने बॉयफ्रेंड से सीखा है।
अगर उसे पता चला कि उसकी सिखाई हुई चीज़ को मैं इस तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। अनिका ने जवाब देते हुए कहा, देखो राजलक्ष्मी, मैंने भी आज तक कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं की, मगर तुम जानती हो, अगर ये इतना ज़रूरी नहीं होता तो मैं कभी ऐसा काम करने को नहीं कहती। राजलक्ष्मी ने कहा, अभी मैंने जो कोड भेजा है, वो कोड यूआरएल में टाइप कीजिए। थोड़ी देर राजलक्ष्मी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद फाइनली होटल पैराडाइज की सिक्योरिटी सर्वर में लॉगिन हो गई। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे होटल की सारी सीसीटीवी फुटेज मिल गई। उसने पिछले 7 घंटे की सीसीटीवी फुटेज सिलेक्ट कर ली और अनिका डिलीट बटन दबाने ही वाली थी कि अचानक उसे लगा कि वो बहुत कुछ गलत कर रही है। लेकिन फिर उसके सामने उसने अपना मन बना लिया कि ऐसा करना उसके लिए कितना ज़रूरी है। सिक्योरिटी सर्वर में जाकर वो फुटेज मिटा ही रही थी कि उसके मेल बॉक्स पर एक नया ईमेल मैसेज आया। उसने पहले वाले ईमेल की तरह इस मेल बॉक्स में भी कोई सेंडर का नाम नहीं था और न ही ईमेल एड्रेस जेन्युइन लग रहा था। मगर अमृता ने वो मेल खोला। उसे उम्मीद थी कि भेजने वाले ने शायद उसके बेटे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की हो। जब उसने मेल में लिखा मैसेज देखा तो अनिका शॉक हो गई। मेल में लिखा था, तुम अगर मैं अपने बेटे के से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम मेरा वो काम कर दो, मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें जल्दी ही तुम्हारे पास होगा। ये मैसेज पढ़कर अनिका की सांसें एक सेकंड के लिए रुक गई। वो अपने बेटे को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, मगर मैसेज भेजने वाले की शर्त नहीं थी। अनिका चाहकर भी मेल पर रिप्लाई नहीं कर सकती थी। उसे जानना था कि आखिर वो उसे क्या करना है जिससे उसका बेटा उसे वापस मिल जाए। तभी उसके मेल बॉक्स में फिर से एक अननोन ईमेल एड्रेस से मेल आया। उसने लिखा था, मारवा परिवार की दादी काफी दिनों से हॉस्पिटल में है। तुम उनका इलाज करके उन्हें ठीक कर दो, तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। ये मैसेज पढ़कर अनिका शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड आखिर है कौन। अगर ये सब कुछ रोहित कर रहा था या किसी और से करवा रहा था तो ये बात तो पक्की थी कि रोहित की दादी माँ का ऑपरेशन करने के बाद वो किसी बड़ी साजिश का शिकार बन सकती थी, जो उसके लिए बहुत रिस्की था। मगर अपने बेटे को वापस पाने के लिए अनिका ये रिस्क उठाने को भी तैयार थी। अनिका रोहित की दादी माँ का ऑपरेशन बिना डॉक्टर अमृता बने भी कर सकती थी। इसके लिए रोहित का ये जानना बहुत जरूरी था कि अनिका भी डॉक्टर अमृता जितनी ही काबिलियत रखती है। उसने मन में ये सोच आते ही वो फिर से सिक्योरिटी सर्वर के पेज पर गई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर्विलिंग कैमरा की सारी फुटेज डिलीट हो चुकी थी। रोहित की स्वीट में इंटरकॉम का टेलीफोन बजा। रोहित के एक हाथ में वाइन का ग्लास था। उसने इंटरकॉम स्पीकर पर डाला। वाइन पीते हुए इंटरकॉम पर सिक्योरिटी का चीफ उससे बात कर रहा था। सर, आपने जो सीसीटीवी फुटेज मंगवाई थी, अनफॉर्चुनेटली सर वो फुटेज डिलीट हो गई। रोहित ने हैरानी से सिक्योरिटी चीफ से पूछा, व्हाट? ये कैसे हो सकता है? आई थॉट आई हैड हायर द बेस्ट सर्विलिंग्स डिपार्टमेंट। दूसरी ओर से आवाज आई, सर मुझे खुद पता नहीं चल रहा कि ऐसा कैसे हो गया। सर, शायद सिस्टम में कोई वायरस घुस आया है और सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई है। रोहित थोड़ा सा नशे में था। उसने नशे की हालत में फोन को जोर से पटक दिया और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो जानता था कि अंजलि आंटी और किशन अंकल उस लड़की से मिलना चाहते थे जिस लड़की ने अंकल की जान बचाई। इनफैक्ट वो खुद भी देखना चाहता था कि आखिर इतनी टैलेंटेड लड़की कौन थी जिसने बिना किसी इक्विपमेंट के इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया। तो रोहित को लगा आज का दिन उसके लिए ठीक नहीं है। उसे तभी याद आया कि जब से धीरज आर्यन को डरा कर गया है, तब से उसने आर्यन के साथ बात नहीं की। वो चाहता था कि थोड़ी देर के लिए वो अपने बेटे के साथ बैठकर बातें करे। उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। डोर खोल के बाहर खड़े अपने सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल से कहने लगा, नो विजिटर्स, कोई भी आए कह देना।
इस वक्त मैं बिजी हूँ, चाहे वो कोई भी हो। ये कहकर रोहित ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपने हाथों से अपना चेहरे को ठीक करा और चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लेकर बेडरूम का दरवाजा खोला। रोहित बेडरूम में आर्यन के पास जाकर बैठ गया। उसे पता था कि वो नशे की हालत में है, मगर वो इस बात का पता आर्यन को नहीं चलने दे रहा था। रोहित ने आर्यन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, सिर्फ मेरे। ये लोग जो तुम्हारे बारे में कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जलते हैं तुमसे। मैंने कहा था ना तुमसे, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पर नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें तुम्हें उम्र के साथ पता चल जाएगी। जब तक सिर्फ उन पर भरोसा करो जिन पे तुम्हारे डैड को भरोसा है। आर्यन जानता था कि रोहित उससे बहुत प्यार करता है, शायद ठीक से कह नहीं पाता। रोहित ने आर्यन के कबर्ड से बार्बी डॉल निकाली और उसके बाल बनाने लगा और आर्यन से कहा, चलो तुम्हारी फेवरेट डॉल के साथ खेलते हैं। रोहित को देखकर आर्यन हैरान हो गया। बाहर अनिका रोहित के कमरे की ओर बढ़ रही थी। तभी रोहित के कमरे के बाहर दरवाजे पर उसके बॉडीगार्ड अब्दुल ने अनिका को रुकने का इशारा किया और कहा, प्लीज मैम, आप इस वक्त मिस्टर रोहित से नहीं मिल सकते। अनिका ने मन में बना लिया था कि रोहित को सब बता देगी कि वो ही डॉक्टर अमृता है। उसने गार्ड से कहा, देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। तभी अब्दुल ने कहा, क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? मिस्टर रोहित को अपॉइंटमेंट लिए बिना नहीं मिल सकते, और अगर आपके पास अपॉइंटमेंट भी है तो वो कैंसिल करनी होगी। सर किसी से मिलना नहीं चाहते। अनिका कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब वो खुद चलकर रोहित से मिलना चाहती है तो ये गार्ड उसे रोक क्यों रहे हैं? अनिका ने अब्दुल को देखते हुए कहा, ठीक है, फिर कह देना अपने मिस्टर मारवा से कि डॉक्टर अमृता उन्हें ढूंढ रही थी। इतना कहकर अनिका वहां से चली गई। तभी गार्ड ने अब्दुल से कहा, कहीं ये डॉक्टर अमृता तो नहीं, जिन्हें सर काफी अरसे से ढूंढ रहे हैं? तभी अब्दुल ने कहा, अरे ये लड़की अनिका है। इसकी इंफॉर्मेशन निकालने मैं खुद सनी बाबा के साथ गया था। ये तो कभी कॉलेज भी नहीं गई। दूसरे गार्ड अब्दुल ने कहा, फिर ये ऐसा क्यों कह रही थी कि यही डॉक्टर अमृता हो? अब्दुल हंसते हुए जवाब दिया, अरे भैया, आजकल की लड़कियों को तुम नहीं जानते। रोहित सर के करीब आने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम यहाँ क्यों खड़े हैं? ताकि रोहित सर को ऐसे लोगों से दूर रख सकें। दोनों गार्ड हंसते हुए फिर से अपनी ड्यूटी करने लगे। अगले दिन सुबह भी जब रोहित ने अनिका को मिलने नहीं बुलाया तो अनिका सोच में पड़ गई। मेरे मैसेज के बावजूद रोहित ने मुझे मिलने नहीं बुलाया, जो खुद इतने वक्त से डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहा था। जब अब डॉक्टर अमृता सामने से उसे मिलना चाहती है तो वो उससे मिलने से इनकार क्यों कर रहा है? अनिका को किसी भी तरह से अपने बेटे के बारे में जानकारी चाहिए थी, इसीलिए रोहित की दादी का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। अनिका अभी ये सोच ही रही थी कि हॉस्पिटल से ज्योति बुआ का फ़ोन आया। ज्योति बुआ अनिका से मिलना चाहती थी। अनिका को भी याद आया कि उसे ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बाद उनकी रिपोर्ट एक बार देखनी थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर पर अंजलि आंटी अब्दुल से बात कर रही थी। अब्दुल ने अंजलि आंटी से कहा, मैडम आई एम सॉरी, हमारे होटल का सिक्योरिटी सर्वर में वायरस आ गया था। उसकी वजह से कल की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई। आई एम रियली सॉरी। हम उस लड़की का पता नहीं लगा पाए जिसने किशन अंकल की जान बचाई। ये सुनकर अंजलि आंटी बहुत मायूस हो गई। उसे एक बार उस लड़की को थैंक्स कहना था जिसने उनके हस्बैंड को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। तभी अंजलि आंटी अब्दुल से बात कर रही थी, तब उन्होंने देखा हॉस्पिटल के बाहर एक टैक्सी रुकी। एक लड़की उतरकर हॉस्पिटल के स्टेयरकेस की ओर चलने लगी। उम्र की वजह से अंजलि आंटी को दूर की नज़र थोड़ी कमज़ोर ज़रूर थी, मगर दूर से ही उन्हें लगा कि इस लड़की की चाल ढाल बिल्कुल उस लड़की जैसी है। तभी अनीका की सलवार कमीज का दुपट्टा कॉरिडोर में लगे एक पौधे में फंस गया। अंजलि आंटी तेजी से उस लड़की की तरफ चलने लगी। अनीका ने अपना दुपट्टा पौधे से हटाया, फिर से स्टेयरकेस की ओर चलने लगी।
अंजलि आंटी ने पीछे से अनिका को आवाज लगाना शुरू कर दिया। अरे बेटा सुनो, हेलो, सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अनिका सुनकर कॉरिडोर में खड़े 3-4 लोगों ने मुड़कर देखा, अंजलि आंटी की तरफ देखा, मगर उनकी आवाज हॉस्पिटल के शोर में अनिका को सुनाई नहीं दे रही थी। स्टेयरकेस के पास आते ही अनिका ने देखा कि सामने की लिफ्ट का दरवाजा खुला था। उसने सोचा कि लिफ्ट से जल्दी जल्दी सेकेंड फ्लोर तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए वो लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट में जाने के बाद जैसे ही